हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर का यूनिट दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो इस डायग्राम को मैं आगे और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करूंगी। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे हमारा जो लंग्स का एक या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मैंने एक ओवरव्यू दिखाया है आपको। आगे चल के मैं इसको थोड़ा और लेबल तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पार्ट पे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में या इस यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला है कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनका एनाटॉमी डिस्कस करेंगे एंड ईच पार्ट का फंक्शन क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है एंड कैसे वो रेगुलेट होता है। तो ये हमारा एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आएगी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक आएगा हमारा रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तीसरा टॉपिक जो हमारा इसमें कवर होगा दैट इज अ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज डेफिनेशन। यानी कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम्स होती हैं और रेजिडियल वॉल्यूम्स होती हैं, ये सारी डेफिनेशंस। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारा फर्स्ट टॉपिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये दो चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी यानी पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगी रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो ये दो पार्ट में ये वीडियो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, उसको भी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या है। सो रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले, देखिए यहाँ पे ना मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखा है कि अगर आपको वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना है, इसलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में लिखा है एंड ये नोट्स मैं लिंक में भी डाल दूंगी ताकि आप इसको डाउनलोड करके एज अ नोट के पर्पज से यूज कर ले। सो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो डेफिनेशन के पर्पज से कि आपको लिखना क्या है एंड साथ ही साथ मैं समझाऊंगी कि इसको हम क्या क्या बेसिकली इसका पर्पस क्या है, राइट। सो रेस्पिरेशन इज द लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस इन विच गैसेज आर एक्सचेंज between the body and the outside atmosphere with the help of a system called a respiratory system. So एक सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज वर्ड क्यों डाला गया है पहले इसको समझिए। एक्सचेंज वर्ड का मीनिंग है कि भाई हम कोई चीज लेते हैं एंड साथ में कोई चीज का हम रिलीज भी करते हैं। तो एक्सचेंज इसीलिए बोला था क्योंकि रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं या जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें हम इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को एंड आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दैट इज वाई ये गैसेस एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को, एक रेस्पिरेशन में हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कुछ भी हमारी बॉडी से एक्सेल आउट नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता है, हमारी बॉडी से एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसलिए जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब एक्सचेंज कहाँ से होता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। एंड ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारी बॉडी में किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो उस सिस्टम का नाम है दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि गैस का एक्सचेंज होता है, कहाँ से? आउटसाइड द एटमॉस्फेयर से लेकर के हमारी बॉडी में वो जो गैसेस हैं वो एंटर करती हैं। एंड ये जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? दैट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज द सिस्टम एंड रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, तो खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है दैट इज अ डाइजेशन प्रोसेस, पचना। एंड वो जो डाइजेशन हो रहा है वो किस सिस्टम के थ्रू हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। यानी कि एक ऑर्गन है और या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो ये काम कर रहे हैं। जैसे ये हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड फ्लो किस सिस्टम की वजह से हो रहा है? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से। तो सेम वैसे हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन हो रहा है ड्यू टू द आवर सिस्टम दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक चीज और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, अच्छा सिस्टम क्यों बोला जाता है? अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट अगर आपने पढ़ा हो तो सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया
तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टमक मिल रहा है, या आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, एनस, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन्स मिल करके उनका एक पर्टिकुलर काम है कि वो वही काम करेंगे। तो वैसे ही जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एंड इस सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, आप बोल सकते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प्स यू ब्रीथ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। एंड इसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, अब ऑर्गन की मैंने बोला ना कि क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना है। तो वो ऑर्गन क्या क्या है? एयरवे, जिसके थ्रू एयर एंटर कर रही है, लंग्स, जिसके थ्रू वो जो एयर है जहां जा रही है, लंग्स, एंड उसके बाद से वो जो एयर है या वो जो गैसेस हैं वो पूरी बॉडी में जिसके थ्रू स्प्रेड हो रही हैं, तो दैट इज अ ब्लड वेसल्स। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिल करके इस सिस्टम को बना रहे हैं, एंड उस सिस्टम का नाम है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, बात यहाँ पे है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि भाई गैसेस एक्सचेंज है, तो क्या सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज ही कि भाई हमने सांस अंदर ली, सांस बाहर गई, दैट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या इतना ही फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का? सो नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन और भी है। सबसे पहला है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ यू टू टॉक एंड स्मेल। मतलब कि बिसाइड ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब वो तो एक काम है ही कि भाई इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है बिसाइड, उसके बाद बोल रहे हैं। तो इट अलाउ यू टू टॉक एंड स्मेल, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, आप आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगी, तो इसमें जैसे कि एक पार्ट होता है लैरिंग्स, ठीक है, वो लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब वो वॉइस बॉक्स ही हमारी, या आप बोल सकते जो टॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो लैरिंग्स नहीं होगा ना तो हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, हम बोल नहीं पाएंगे, कितना भी हम चाहते हैं बोलना, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। सो जो लैरिंग्स है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वो हमारे पैसेज में आता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर ज्यादा होगा। सो लैरिंग्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलाउ टू टॉक, यानी हम बोल सकते हैं लैरिंग्स की वजह से। एंड स्मेल, अब स्मेल क्यों कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि नोज है, नोज से ही एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो क्या नोज का काम सिर्फ इनहेल करने का है? नहीं, कुछ अच्छी चीजें बनती है तो भाई हम सूंघते भी तो नाक से ही है ना, कि अच्छी से स्मेल आ रही है तो हमारी नोज की तरह, हाँ बहुत अच्छी है। सो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नोज है, जो आप बोल सकते हैं पैसेज है, वो स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला, अपार्ट फ्रॉम इनहेल एंड एक्सहेल, इट अलाउ अस टू टॉक, जिसके लिए लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्मेल जिसके लिए हमारा फैरिंग्स, जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन क्या है? वार्म्स एयर टू मैच योर बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजेज इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल योर बॉडी नीड्स। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, ठीक है, एंड बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या आप बोल सकते हैं कि कुछ 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है। इट मीन्स कि बाहर जो एयर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, राइट, एंड अंदर जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमें पता है दैट इज अ 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो वो जो 2 डिग्री की जो एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, तो वो तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को आप बोल सकते हैं कि उसको बहुत डैमेज कर देना चाहिए, हमारे अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को काफी डिक्रीज कर देगी। सो क्या ऐसा होता है क्या कि भाई बाहर बर्फ जम रही है 2 डिग्री में, तो हमारी बॉडी के अंदर वो एयर जा करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और डिक्रीज कर दे, एंड अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं वो जमना शुरू हो जाए, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाए? ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने जो नोज सुना है ना, नोज जो हमारे हैं नॉस्ट्रल्स, इन नॉस्ट्रल्स का मेन काम होता है कि जो एयर आ रही है हमारी बॉडी में, जो एयर एंटर करेगी ना रेस्पिरेशन के थ्रू, उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर से मैच करवा देना। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री का रिक्वायरमेंट है, तो जो बाहर की एयर जो 2 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उस 2 डिग्री को वार्म कर देगा। ये जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, उस 2 डिग्री की जो एयर है, या उसका जो बोल सकते हैं कि जो कोल्डनेस है वो 2 डिग्री है, तो हमारे नॉस्ट्रल्स उस एयर को वार्म कर देंगे, तभी वो जो एयर है हमारी बॉडी के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगी एंड हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है। क्योंकि अगर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर हमारी बॉडी में जाएगी
तो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। सो ये जो मेंटेनेंस होता है, आप बोल सकते हैं कि जो रेगुलेशन होता है कि भाई एयर, बाहर की एयर जैसी भी हो, हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना है। सो जो मेंटेनेंस होता है ये हमारा होता है ड्यू टू द, हमारी बॉडी में जो आप बोल सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नोज है वो उस एयर को वार्म कर देगी, अगर जरूरत ठंडी है तो गर्म कर देगी, अगर ज्यादा गर्म है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगी। सो ये हमारा दूसरा रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये हमारा कंट्रोल किससे होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। थर्ड फंक्शन है डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स इन आवर बॉडी। अब भाई बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को लंग्स तक तो वो जा रही है, लेकिन पूरी बॉडी में लेके जाना उस ऑक्सीजन को तो कैसे जाएगा? सो उसके लिए हमारा एल्वियोली रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है रिमूव्स वेस्ट गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू एक्सहेल। एंड हमारी बॉडी में जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हेल्प करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड प्रोटेक्ट योर एयरवेज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड इरिटेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपने देखा होगा जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं इसमें हेयर्स होते हैं, नोज में बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स का रोल क्या है कि कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बैक्टीरिया हो या फिर कुछ ऐसा केमिकल हो जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं हो, तो ये जो नोज की हेयर्स हैं उन पार्टिकल्स को ट्रैप करके म्यूकस में ट्रैप करके बॉडी से एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। सो जो इरिटेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करने से बच जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक रोल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपने देखा अभी तो क्या पहला, अलाउ टू टॉक एंड टू स्मेल, मेंटेन द एयर अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, deliver oxygen to the cells, remove waste gases including carbon dioxide and protects our airways from the harmful substances and irritants. Okay, so ये हमारा फंक्शन हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है एंड फंक्शन क्या है, ये हमने आज समझा। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक क्या क्या है कि भाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट हैं एंड उनका फंक्शन है वो हमें समझना है। तो एक एक करके पहले हम पार्ट समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको जनरली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो जनरली कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो हमने बात किया वो हम बात करेंगे दैट इज अ नेजल कैविटी। ये जो आपको रेड कलर का सेक्शन दिख रहा है दिस इज द नेजल कैविटी एंड ये जो आप सेक्शन आप देख रहे हो ये वाला दैट इज अ नॉस्ट्रल्स, जिसके थ्रू एयर जो है वो एंटर करती है, जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स क्या है, एक पैसेज है जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर कर, जो दो होल्स है ना हमारे नोज में दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। तो इसके थ्रू जो एयर है हमारी बॉडी में एंटर करती है एंड फिर जो है यहाँ पे ये है हमारी नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी को पास करते हुए फिर वो जो एयर है वो हमारे फेरिंग्स का एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं दिस इज द फेरिंग्स एरिया। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जनरली देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फेरिंग्स का एरिया होता है, ठीक है ना। अब फेरिंग्स के भी आगे अलग पार्ट है। फेरिंग्स का मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ से जो एयर है नॉस्ट्रल से होते हुए हमारे जो विंड पाइप में जानी है, तो इतना जो सेक्शन है ये हमारा फेरिंग्स का है। इस फेरिंग्स एरिया में क्या होगा कि जो एयर है वो ह्यूमिडिफाई हो गया। अगर एयर मान लीजिए ड्राई है तो ड्राई एयर हमारी सेल्स को डैमेज कर सकती है, सेल्स ड्राई हो सकते हैं, तो उस एयर में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है ना, उस एयर को मॉइस्चर करना, ये फेरिंग्स का। फिर उस एयर में कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसको रिमूव आउट करना, ये सारा रोल हमारा फेरिंग्स का होता है। तो फेरिंग्स हमारा शुरू होता है नेजल कैविटी से एंड जो हमारा इधर सेक्शन है यहाँ तक हमारा फेरिंग्स होता है। उसके बाद से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स या जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ये है लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स की मैं बात कर रही थी। ये लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ये लैरिंग्स यहाँ पे होता है। सो ये लैरिंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है एंड यही लैरिंग्स हमारी बॉडी में साउंड प्रोडक्शन के लिए, इसी की वजह से आवाज़ आती है। अगर आपने देखा हो कुछ जो बच्चे या कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं बचपन से या वो बोल नहीं सकते, तो उनका जो लैरिंग्स की जो वोकल कॉर्ड होती है ना वही डैमेज हो जाती है, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो वही डैमेज होने की वजह से लैरिंग्स जो है फंक्शनल नहीं हो पाता है एंड जो वॉइस है वो नहीं हो पाती जनरेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा
नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का, ये एक रिंग लाइक कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, रिंग लाइक एकदम सी शेप्ड में होती हैं, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया का रोल मेन फंक्शन होता है कि जो पैसेज, जो एयर आ रही है ना जिस पैसेज से, उस एयर को इस पैसेज के थ्रू दोनों तरफ के ब्रोंकाई में एंटर करवाना, ठीक है ना। तो ये जो ट्रैकिया है, यहाँ तक ट्रैकिया होगा, एंड उसके बाद से ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो सेक्शंस में। ये वाले सेक्शंस को जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हमने बोला है राइट ब्रोंकाई, क्योंकि ये राइट, ये वाला जो पोर्शन है ये राइट लंग का है, ठीक है। एंड इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, एंड ये ब्रोंकाई हमारा जो लेफ्ट लंग में एंटर करता है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक और एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट को हम समझते हैं इस इमेज से। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। देखिए ऊपर शो भी कर रहा है। सो ये जो राइट लंग होता है, आप देख रहे हो ना कि 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। जो हमारा राइट लंग होता है ना, 1 2 3, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जबकि जो लेफ्ट लंग होता है ये सिर्फ 2 ही लोब्स में डिवाइडेड होता है। ये होते हैं ट्रैकिया, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया एक कार्टिलेज, आप बोल सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये ट्रैकिया एक तरह से विंड पाइप होता है कि जो एयर आ रही है ना नॉस्ट्रिल से, फेरिंग से, लैरिंग से होते हुए इस ट्रैकिया के थ्रू ही, अब यहाँ पे जो ट्रैकिया है अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एक ट्रैकिया है ये राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, एंड फिर ये लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है हमारा राइट ब्रोंकाई, ये वाला सेक्शन, एंड ये फिर होता है हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। यानी कि अगर हम बात करें तो ये फिर जो ब्रोंकाई है ये फर्दर छोटे छोटे ट्रीज में डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्री होता है ना, तो ट्री में मान लीजिए एक बड़ा ब्रांच इधर है, एक बड़ा ब्रांच उधर, तो फर्दर उस ब्रांच के छोटे छोटे सब ब्रांचेस हो जाते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हो जाती हैं। तो वैसे ही ये जो ब्रोंकाई है ना, लंग्स के अंदर, ये लंग्स तो ऊपर से दिख रहा है ना, लंग्स के अंदर जाकर के छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। वो क्यों होता है, ताकि जो ट्रैकिया के थ्रू जो एयर आ रही है ना, वो लंग्स के पूरे पार्ट में डिवाइड हो सके। जैसे कि रूट में हम पानी देते हैं ना, तो वो वाटर ट्री के थ्रू पूरे लीव्स में कैसे जाएगा, तो ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस उस वाटर को, उस मिनरल को हर एक लीफ तक पहुंचाता है। तो सेम वैसे ही ट्रैकिया ये जो एयर लेकर के आएगा एंड पूरे लंग्स में ये जो ट्रैकिया जो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, ये ब्रोंकाई डिवाइड होकर के छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। लंग्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। वैसे तो इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं है रेस्पिरेशन में, लेकिन ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है एंड ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, इसको मैं अभी थोड़ा सा समझाती हूँ कि जब हम ब्रीद करते हैं ना, तो ये डायफ्राम ही, ये जो डायफ्राम जो नीचे है लंग्स के, ये डायफ्राम ही लंग्स को ऊपर की तरफ भेजता है, जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तब एक बार और इस इमेज को समझाऊंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस हमारे लंग्स का, दैट इज द ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन, ये देखो कुछ इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हो, तो लंग्स के ये वाले जो पार्ट है ना, ये जो लंग्स को कवर किए हैं, इन बोन्स को, या आप बोल सकते हैं कि बोन्स भी नहीं अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे अटैच्ड होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रुकिए मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ। ये हमारा लंग्स है, अब इस लंग्स के ऊपर एक तरह की मसल्स होती हैं, राइट। ये मसल्स जो यहाँ पे हमारे जो चेस्ट के ऊपर होती हैं, इन मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स का मेन काम होता है, ये देखिए, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो बोन्स है ना, ये बोन्स एक मसल से अटैच होती हैं, एंड वो मसल्स जो होती हैं लंग्स को अटैच करके रखती हैं। तो जनरली वो जो मसल्स हैं इस बोन से अटैच रहेंगी, एंड जब हम
रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो वो बोन्स, ये मसल्स एंड ये लंग्स, ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। आप समझ लीजिए कि ये बोन्स हैं एंड ये बोन्स के ऊपर ये मसल्स हैं। सो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी होता है। अगर आप चाहे 360 डिग्री एंगल में देख सकते हैं, इस तरीके से मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी को पूरे कवर करके रखती हैं। ये जो है ये बोन्स होती हैं, कुछ इस तरीके से बॉडी को कवर करके रखती है, राइट। ओके, सो देखो, दिख रहा है, इस तरीके से ये बोन्स होती हैं, ये कवर करती हैं एंड देन इन बोन्स के ऊपर ये जो मसल्स हैं वो बॉडी को कवर करती हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरीके से होते हैं एंड ट्रैकिया जो बोन्स हैं वो किस तरीके से कवर करके रखती है। जैसे ये जो मैंने आपको बोन्स बताई, ये हमारी रिब केज है एंड इस बोन से ही अटैच होती है हमारी मसल्स, जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये ट्रैकिया हो गया, ये हमारा राइट ब्रोंकाई एंड ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई, ये हमारा लेफ्ट लंग, ये हमारा राइट लंग, ठीक है ना। इतनी चीज हमको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली हर एक पार्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे नाजल कैविटी की। तो जैसे कि ये नाजल कैविटी, फेरिंग्स एंड ये लैरिंग्स, ये तीन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट, जिसमें नाजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आता है। एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है, ये ट्रैकिया एंड ये हमारे जो लंग्स हैं ये, एंड लंग्स में प्रेजेंट हमारी एल्वियोली, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, राइट। सो अब बात करेंगे एक एक करके हम इंडिविजुअल पार्ट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे, मैंने बताया नाजल कैविटी। नाजल कैविटी क्या है, एक लार्ज एयर फिल्ड स्पेस होता है जो कि हमारे नोज के बिहाइंड होता है, ठीक है ना। एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है जो एयर हम इनहेल करते हैं ना नाजल कैविटी से, उसको वार्म करना एंड उसको ह्यूमिडिफाइड करना। मतलब कि जो नाजल कैविटी क्या है, पहले तो नाजल कैविटी समझिए कि नाजल कैविटी है कहाँ। देखिए ये वाला सेक्शन मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये दिस इज कॉल्ड द नाजल कैविटी, ठीक है ना। जो ये इसमें लिखा भी है, ये नाजल कैविटी है। नाजल कैविटी का काम क्या होता है कि जो भी एयर हमारी नोज में गई, इसको वार्म करना, वार्म इन द सेंस कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, कि बाहर की ठंडी अगर एयर है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से ही एयर जो है वो गर्म हो जाती है। ताकि वो एयर हमारी बॉडी के लिए अडेप्टेबल हो, तो वो नेजल कैविटी में ही गर्म हो जाती है। साथ ही साथ एयर को मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइज क्यों, क्योंकि अगर ड्राई एयर रहेगी तो ड्राई एयर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ड्राई एयर को ह्यूमिडिफाई करना भी ज़रूरी है। एंड अगर जब एयर ह्यूमिडिफाई रहेगी तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा विंड चलती है ना, तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी होता है, नोज रनिंग होने लगती है, आंख में इचिंग होने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एयर ड्राई होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो एयर को ह्यूमिडिफाइड करना बॉडी के लिए अडेप्टेबल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये नाजल कैविटी का बेसिक रोल होता है कि एयर को वार्म करना एंड एयर को ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है ना। सो हमारा नाजल कैविटी का पहला फंक्शन है। सो ये एक लार्ज एयर स्पेस होता है, ठीक है, एंड 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं इसकी, जिसके थ्रू एयर एंटर करती है एंड द एयर इनहेल्ड एयर फ्लो थ्रू द नाजल कैविटी। इस नाजल कैविटी के थ्रू ही जो हमारी एयर है वो एंटर करती है एंड इसकी वजह से जो एयर है वो ह्यूमिडिफाइड होती है, राइट। करती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स, जो कि ट्रैप करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि जो भी डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स है, इरिटेंट्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल, उनको ट्रैप करके एंड उनको बॉडी में एंटर नहीं करने देती। ये हमारी नाजल कैविटी का दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना। तीसरा फंक्शन की अगर हम बात करें तो in addition to respiratory function the nasal cavity also contain chemoreceptors। यहाँ पे देखिए तीसरा फंक्शन आया इसका। कीमोरिसेप्टर्स मतलब क्या, कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जिनको हम जनरली बोलते हैं, जो कि केमिकल के सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है, एंड जिसकी वजह से वो स्मेल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं या टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे समोसे बन रहे हैं, ठीक है, तो आप समोसे की स्मेल से पता कर लेते हैं कि भाई ये तो समोसा बन रहा है, कहीं दूर भले आपने देखा नहीं। तो ये क्या है, एक सेंस ऑफ स्मेल है कि आपने उस समोसे से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, जो ऑयल हैं, जो मसाले हैं,
उन मसालों में प्रेजेंट केमिकल्स ने आपकी जो कीमो रिसेप्टर है नोज में पाए जाने उनको ट्रिगर किया, एंड आपने वो टेस्ट को सेंस किया कि भाई ये ऐसा जो स्मेल होता है, ऐसा जो टेस्ट होता है, ये इस समोसे का होता है। सो ये जो कीमो रिसेप्टर हियर्स जो हमारे नोज, ये हमारे नोज में ही पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। सो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नाजल कैविटी है उसका काम पहला क्या है कि भाई जो एयर है उसको वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड करना, जो लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्मेल को सेंस करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है बात हमारे फैरिंग्स की। सो फैरिंग्स क्या है, अगर आप इधर देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये फैरिंग्स है, ठीक है। और फैरिंग्स जो है ये भी एक हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, एंड फैरिंग्स को फर्दर 3 तरह के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं आगे समझाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो हमारा फैरिंग्स वाला सेक्शन है ये नाजल कैविटी है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है। ये फैरिंग्स जो है हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ये जिसको हम बोलते हैं नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, एंड एक होता है ये जो यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है, या फिर आप इस सेक्शन को ही बोल सकते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। तो ये भी एक तरह का आप ये समझिए कि हॉलो पाइप ही है, जिससे जो एयर है वो ह्यूमिडिफाइड होकर के एंड वार्म होने के बाद नाजल कैविटी से इस फैरिंग्स में ही एंटर करेगी। तो ये भी एक एरिया ही है, बट इसको डिवाइड क्यों किया गया है, इसकी लोकेशन के बेसिस पे। जैसे कि फैरिंग्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नोज के पास है, नेजल कैविटी के पास, वो हमारा नेजोफैरिंग्स हो गया। जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे माउथ के पास है, ये हमारा हो गया ओरोफैरिंग्स। एंड जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे लैरिंग्स के पास है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, तो वो हमारा हो गया लैरिंगोफैरिंग्स, या जिसको हमने बोला हाइपोफैरिंग्स। तो फैरिंग्स जो है वो 3 टाइप के इसलिए हैं उनके लोकेशन के बेसिस पे। तो जो फैरिंग्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिस लोकेशन के पास है, नेजल कैविटी के पास तो नेजोफैरिंग्स, ओरल कैविटी के पास तो ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स के पास तो लैरिंगोफैरिंग्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द लैरिंग्स, ठीक है ना। तो लैरिंग्स का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है फैरिंग्स को और ट्रैकिया को आपस में। ये जो फैरिंग्स एंड ट्रैकिया है इसको आपस में कनेक्ट करता है, एंड जो एयर है उसको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो हमारा लैरिंग्स है ये वॉइस बॉक्स भी होता है, बिकॉज इसके अंदर पाई जाती हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या है, कैसे वॉइस बॉक्स है, होता क्या है जनरली कि आपने सुना होगा, मान लीजिए एक गिटार है, तो गिटार ऐसे जनरली रखा है, तो क्या वो बिना आप उसको टच किए, बिना उसकी स्ट्रिंग को मूव किए, क्या आप उसमें साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी चीज में मूवमेंट नहीं होगा तब तक उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। मान लीजिए मैंने बोला ना गिटार, तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स है ना, उन स्ट्रिंग्स को जब आप प्रेस करेंगे या मूव करेंगे तो उससे आवाज आएगी। यानी इट मीन्स कि जब स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशंस होंगी तो ही उसमें वॉइस आएगी, नहीं तो अदरवाइज एयर तो हर जगह है, ऐसे क्यों नहीं बज रहा है। इट मीन्स कि कहीं से साउंड आने के लिए उस पार्टिकुलर पार्ट में मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो हमारा लैरिंग्स होता है ना उसको वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पाई जाती हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना। एंड यही वोकल कॉर्ड्स एयर जब आती है एंड एयर की प्रेजेंस में ये वाइब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक द गिटार की एयर की प्रेजेंस में जब हम स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड आता है। सेम वैसे ही लैरिंग्स में जब उसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको वो उनमें वाइब्रेशंस इंड्यूस होता है। वाइब्रेशंस भी कब होगा, जब वोकल कॉर्ड के अंदर एयर पास होगी, तो उस कंडीशन से वोकल कॉर्ड्स में एक वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साउंड जो है वो इंड्यूस होगा कुछ। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी ब्रोंकाई को, जिसमें मैं डिस्कस करेंगे एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम डिटेल में समझेंगे, एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म।
सो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं कवर करूँगी तो टॉपिक काफ़ी या लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो एल्वियोली, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी।